Hi everyone, this video is going to be very important for मेंस। अब जो लोग मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या जिन्होंने पहले मेंस दिया है, ठीक है, बट दे वर नॉट एबल टू स्कोर वेल। अब मेंस में उन्हें पता है कि हमारे साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, सबसे बड़ा इशू क्या है मेंस में। मेंस में सबसे बड़ा इशू आता है कि वहां पर हमें पॉइंट्स जनरेट करने हैं। ठीक है, 10 मार्कर है, 15 मार्कर है, तो कम से कम दोनों में 10 पॉइंट्स 15 पॉइंट्स लिखने ही पड़ेंगे। अब वहां पर दिक्कत ये है कि 7 मिनट में मैं इतने पॉइंट्स कैसे जनरेट कर कर लिखूं, 11 मिनट में मैं इतने पॉइंट्स कैसे जनरेट कर कर लिखूं। ठीक है, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि वहां इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, उन्हें समझना, उन्हें पढ़ना, फिर पॉइंट जनरेट करना। तो अब उसका सॉल्यूशन क्या है? क्या हम कुछ रेडीमेड पॉइंट्स बनाकर रख सकते हैं? जैसे ही हम क्वेश्चन देखें, हमारे दिमाग में क्लिक हो जाए कि हाँ, यहाँ पर मेरे यही वाले पॉइंट्स लगेंगे। हम सीधा जाएं, 6 पॉइंट्स लिखें और हमारा आंसर बोला सब पार्ट कंप्लीट। तो यस, इट इज पॉसिबल। आई हैव डन इट, अ लॉट ऑफ टॉपर्स हैव डन इट। सब ये चीज यूज करते हैं एंड दिस इज आवर निमोनिक्स। ठीक है, तो इन दिस वीडियो आई विल बी शेयरिंग कि कैसे हम निमोनिक्स अपने आंसर्स में यूज कर सकते हैं ताकि हमारा टाइम वहां पर बचे आंसर्स लिखते हुए। ऑलराइट, प्लस आई विल शोइंग यू कि कैसे हमें डायग्राम्स यूज करने हैं। ठीक है, अब ये सारे टॉपर्स ने बोल दिया डायग्राम्स यूज कर लो, बट किसी ने बताया नहीं कि अलग अलग टाइप के कौन कौन से डायग्राम्स कब और कहाँ बनाने चाहिए। ठीक है, तो आई विल बी शोइंग यू कि वेरियस टाइप्स ऑफ डायग्राम क्या होते हैं, उन्हें कैसे अप्लाई किया जा सकता है, और टॉपर्स ने उनकी अपनी कॉपीज के थ्रू दिखाऊंगा कि कैसे अप्लाई किया। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद इट। सबसे पहले देखते हैं निमोनिक्स। अब निमोनिक्स के लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा टॉपिक वाइज या तो मॉडल आंसर्स ले लो या अपने जो नोट्स हैं उसका कंटेंट ले लो। उसके साथ देखो पीवाईक्यू की इंपॉर्टेंट थीम्स। इंपॉर्टेंट थीम्स माने, अब एक टॉपिक वो पूछ रहा है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, ठीक है, उससे इम्पैक्ट से रिलेटेड। फिर एक टॉपिक हर बार आता है नक्सलिज्म का, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी का आ सकता है। अब ये सारी थीम्स टॉपिक्स मेरे इकट्ठे होते जा रहे हैं। अब मुझे पता है कि वो हर बार पूछता है कि इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है। तो क्यों ना मैं उसके सॉल्यूशन के जो पॉइंट्स हैं उसका ऑलरेडी एक निमोनिक बनाकर रख लूं छोटा सा। ठीक है, तो अब जैसे ही मेरे पास वो क्वेश्चन आएगा वहां पर, मुझे पता है कि मुझे ये निमोनिक यूज कर कर वहां पॉइंट्स लिखने हैं। कितना सिंपल चीज है, इतने हाई क्वालिटी तुम वहां पॉइंट्स लिख पाओगे बिना सोचे। ठीक है, बस तुम्हें निमोनिक याद किया और वहां जाकर पॉइंट्स लिखे। मेंस की गेम पूरी यही है। अंडरस्टूड? तो अब मान लो यूपीएससी के ही पीवाईक्यू से मैंने एक क्वेश्चन उठाया। अब ये क्वेश्चन पूछा कि नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी है, रीजंस बताओ क्यों इंसर्जेंसी खत्म नहीं हो रही। तो रीजंस तो सब लिख ही रहे हैं, बट इसमें एक इम्प्लिसिट पार्ट ये होता है कि हमें कंक्लूजन से पहले इसके सॉल्यूशंस भी देने होते हैं। या अगर क्वेश्चन आ गया कि सॉल्यूशंस क्या है, तो उसके लिए तुम एक निमोनिक बनाकर रख लो। जैसे मैंने इसके लिए क्या बनाया हुआ था, ये पॉज्ड। नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी पे कभी भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, उसकी क्या स्ट्रैटेजी, क्या सॉल्यूशन होने चाहिए, इंटरनल सिक्योरिटी की वीडियो में भी तुम्हें बताया था। तो उसका सॉल्यूशन क्या है, पॉस्ट। अब क्या क्या हमें करना चाहिए उसके लिए, पीस अकॉर्ड कंक्लूड करो, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लेकर आओ, फिर इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर यूज करो जैसे कि नॉर्थ ईस्ट काउंसिल, फिर स्टेक होल्डर्स इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ऑपरेशन सनराइज म्यांमार के साथ चलाया, फोकस ऑन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट ओरिएंटेड सिक्योरिटी फोर्सेस की जरूरत है वहां पर। ऑलरेडी मेरे पास 6 पॉइंट्स बने हुए हैं, वो भी क्वालिटी पॉइंट्स। अब तुम अपने जब नोट्स बना रहे हो मेंस के स्पेसिफिक, ठीक है, जो वन पेज वन टॉपिक वाइज नोट्स बना रहे हो ना, उसमें ऐसी चीजें इकट्ठी कर कर रख लो। एटलीस्ट 5-6 निमोनिक्स या 6-7 निमोनिक्स इंपॉर्टेंट थीम्स के तुम्हारे पास होने चाहिए, जिनको तुम वहां पर ऑलरेडी तुम्हारे पास प्रिपेयर्ड हैं, बस जाकर उन्हें यूज करोगे। ठीक है, फिर अब जैसे कोई भी बॉर्डर इशू पे क्वेश्चन आया, ठीक है, बॉर्डर इश्यूज क्या है, बॉर्डर मैनेजमेंट के चैलेंजेस क्या हैं, और उसका सॉल्यूशन क्या है, तो उसका सॉल्यूशन ये है, हमें ये करने की जरूरत है। वो क्या बोलता है कि एक हमें मल्टी प्रोंग मल्टी लेवल स्ट्रैटेजी बना कर दो। तो उसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे बनेगी वो स्ट्रैटेजी, वो स्ट्रैटेजी ऐसे बनेगी, सिक्योरिटी फोर्सेस की डेवलपमेंट अपग्रेड करो उन्हें, ठीक है, फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर फोकस करो, कॉपरेशन पे फोकस करो, और सर्वेलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाओ, रीजनल इंटीग्रेशन करो, ट्रेड, यूथ एंगेजमेंट, वही सारे पॉइंट्स। और इन पॉइंट्स के साथ हम एग्जाम्पल लिखते जाएंगे, जैसे CIBMS कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम लगाओ। ऑलराइट, तो ये सारे पॉइंट्स हमें याद कर कर रखने हैं।
अब उसको याद करने का तरीका क्या है? उसको निमोनिक्स के थ्रू याद कर लो। फिर जैसे नक्सलिज्म में ये तो गवर्नमेंट का खुद का ही बनाया हुआ निमोनिक है, ठीक है? समाधान स्ट्रैटेजी खुद से गवर्नमेंट ने दी थी। तो नक्सलिज्म पर अगर क्वेश्चन आ रहा है, तो ये तो तुम्हें लिखना ही लिखना है समाधान वहाँ पर। ऑलराइट, अब वहाँ पूरा ऐसे सिक्योरिटी मत लिखना। अब कुछ लोगों को ये भी डाउट हो सकता है। वहाँ तुम नॉर्मली पॉइंट्स लिख कर आओगे। कैसे पॉइंट्स लिखोगे? मान लो कि सब हेडिंग डालनी है कि हाँ, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, तो ऐसे डालना कि स्ट्रैटेजी, ठीक है? फिर मैं लिखूँगा पॉइंट नंबर 1 पीस अकाउंट कंप्यूट करवाओ, पॉइंट नंबर 2 ये करो, पॉइंट नंबर 3 ये करो, फिर साथ में एग्ज़ाम्पल देते जाओ सबको। ऑलराइट, तो ऐसे यू विल बी एबल टू जनरेट अ लॉट ऑफ पॉइंट्स। अब ये खाली जीएस 3 में ही नहीं, बाकी सब्जेक्ट्स में भी चलेगा। जीएस 1 में भी चलेगा, जीएस 2 में भी चलेगा। अब वो भी तुम्हें दिखा देता हूँ कैसे-कैसे चल सकता है, ठीक है? जीएस 1 में ये कैसे यूज़ हो सकता है, ये सोचो। जीएस 1 में कभी भी तुम्हारा क्वेश्चन आए क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट से रिलेटेड, चाहे 1 में पूछे, एनवायरनमेंट में पूछे, जीएस 3 में कहीं भी वो पूछ सकता है, ठीक है? तो एक निमोनिक बनाकर रख लो। जैसे मैंने इसका ये बनाया क्लाइमेट पे। तो क्लाइमेट चेंज के क्या-क्या इम्पैक्ट हो रहे हैं? उससे चेंज इन मॉनसून पैटर्न हो रहा है, मॉनसून में वेकरीज़ आ रही हैं, सी लेवल राइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। फिर आई से क्या पता चला? इंक्रीज़ इन पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी हो रही है, मास माइग्रेशन एंड रिफ्यूजीज़ हो रहे हैं। अब इसके बाद ना एग्ज़ाम्पल लिखते जाना। ये पॉइंट्स लिख दो और साथ में बस एग्ज़ाम्पल ऐड कर दो। तो जनरल से स्पेसिफिक अपने आप तुम्हारा पॉइंट बन जाएगा। ठीक है? फिर क्या इश्यू है? एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हो रही हैं, नॉर्थ साउथ डिवाइड जो क्लाइमेट चेंज में है सबको पता है। फिर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आ रहे हैं उसकी वजह से, जैसे ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स, हीट वेव्स। और बायोडायवर्सिटी पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है? स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रही हैं, कोरल ब्लीचिंग हो रही है। और फिर इकोनॉमी एंड एनर्जी सिक्योरिटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। ऑलराइट, तो ये सारे जो मेरे हाई क्वालिटी पॉइंट्स हैं, ठीक है, दीज आर नॉट जनरल पॉइंट्स। अगर ये पॉइंट्स तुम वहां सोचने बैठोगे ना तो बहुत टाइम निकल जाएगा तुम्हारा। ऑलराइट, डायमेंशंस भी जनरेट नहीं कर पाओगे। अब ये मल्टी डायमेंशनल पॉइंट्स हैं, मल्टी डायमेंशनल क्वालिटी पॉइंट्स। क्यों? क्योंकि इसमें हमने किस किस की बात करी? इसमें हम जियोग्राफी की तो बात कर ही रहे हैं, साथ में हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, आईआर की बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, ठीक है? ऐसे ही ये सारी चीजें हैं, एनवायरनमेंट की बात हो गई यहाँ पर, फिर से इकोनॉमी की बात हो गई। तो ये हमने मल्टीपल डायमेंशंस कवर की हैं इस पॉइंट में। वी आर नॉट ओनली लुकिंग इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एनवायरनमेंट बट आल्सो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ज्योग्राफी, इकोनॉमी, आईआर, एग्री। So these are very very good high quality points and you can do this अपने important themes के लिए, ठीक है? फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स आप सिलेबस की आइडेंटिफाई करो। अब जैसे मैंने एक ये करके रखी हुई थी, मुझे पता था कि दे लव क्लाइमेट चेंज के क्वेश्चंस, ठीक है? अब ये यूपीएससी का ही क्वेश्चन था कि क्लाइमेट चेंज इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम, हाउ इंडिया विल बी अफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज, हाउ हिमालयन एंड कोस्टल इंडियन चेन्स विल बी अफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज। तो अब इंडिया पर क्या इम्पैक्ट होगा? थिंक अबाउट इट। सोचने की भी क्या जरूरत है? ये रहे तुम्हारे पास पॉइंट। और कितने पॉइंट्स है ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पॉइंट्स। ऑलरेडी हाई क्वालिटी 9 पॉइंट जनरेटेड है, बस मुझे वहां जाकर लिखना है। ऐसे ही मेंस की गेम आसान बनाई जाती है, ठीक है? बाकी जो क्वेश्चन नए होते हैं फिर वहां यू हैव टू थिंक एंड जनरेट सम पॉइंट्स। ये सारी चीजें प्रैक्टिस से ही आती है। जब तुम इतनी पीवाईक्यू सॉल्व कर लोगे, थीम्स आइडेंटिफाई कर लोगे, तो ये सब चीजें तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएंगी। ऑलराइट, अब मान लो कि कोई सोशल इशू है, ठीक है, वो वुमेन से रिलेटेड कुछ पूछ रहा है, तो उसके लिए एक एक्रोनिम बनाकर रख लो, निमोनिक बनाकर रख लो कि वुमेन रिलेटेड कोई भी इशू आएगा, ठीक है, तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, मैं उसके लिए निमोनिक बनाकर रख रहा हूँ। ऑलराइट, अब ये पॉइंट्स पढ़कर क्यों एग्जामिनर मार्क्स नहीं देगा? बिल्कुल मार्क्स देगा। ठीक है, इंडिया विल बी इम्पैक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? मॉनसून पैटर्न चेंज होगा, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। सी लेवल राइज है, कोस्टल कम्युनिटीज, केरला फिशरमैन, वो सब हमें पता है, न्यूज वाली चीजें जो है उसको हम एग्जाम्पल में लिख देंगे। पोवर्टी एंड इनइक्वालिटी वी ऑल नो। ऑलराइट, फिर एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी, टेंशंस, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स एटसेट्रा, इन सब का इंडिया पे क्या इम्पैक्ट है? वी विल मोल्ड दीज पॉइंट्स, इंडिया स्पेसिफिक उसको दिखा देंगे। अब वो कैसे दिखाना है? जनरल से स्पेसिफिक जब भी जाना हो तो एग्जाम्पल स्पेसिफिक ऐड ऑन कर दिया करो। अब इन्हीं पॉइंट्स में मैं कुछ इंडिया स्पेसिफिक एग्जाम्पल दे दूंगा, जिससे वो पॉइंट ऑटोमेटिकली अपने आप बन जाएगा कि इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, अब वो पूछ लो, मान ले कोई भी कंट्री पूछ ले,
वर्ल्ड पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो फिर हम ग्लोबल एग्जांपल्स देकर इसमें दिखा देंगे, सिंपल सी चीज़। बट पॉइंट्स जो ओवरऑल है हमारे वो सेम रहेंगे बिकॉज़ द इम्पैक्ट इज़ सेम ग्लोबली। It is just it becomes localized or it becomes a global phenomena. Alright, so this is how you'll have to prepare the mnemonics and you have to use them in your answers. So whenever you are preparing your notes mains के लिए please incorporate mnemonics in your notes. Try and think it, try and plan it out. I have already shared some with you. 1, 2, 3, 4 and 5. I've already shared 5 mnemonics with you. ठीक है? बाकी वीडियोज़ में भी हमने ऑलरेडी कुछ और देखे हुए हैं। इंटरनल सिक्योरिटी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, साइंस एंड टेक, इन वीडियोज़ में भी मैंने बहुत सारे निमोनिक्स दिए थे। So go watch those videos and you can even make your own mnemonics. It is very easy. If you want, you can even take the help of ChatGPT. ठीक है? अब इसको कैसे कर सकते हो? ChatGPT को भी यूज़ कर सकते हो। ChatGPT पर जाकर बोलो कि मुझे इस टॉपिक के 6 पॉइंट्स हैं। ठीक है, मान लो तुम्हें लग रहा है कि इंडियन फेडरलिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इस पे तो क्वेश्चन यूपीएससी पूछेगा ही पूछेगा। तो तुमने मान लो मॉडल आंसर से 6 पॉइंट्स इकट्ठे करके रख लिए। ठीक है, अब चैट जीपीटी को बोलो जाकर कि मुझे इसके बेसिस पर एक निमोनिक बनाकर दे, कोई भी लैंग्वेज में, चाहे हिंदी में दे दे बनाकर, इंग्लिश में दे दे या इंग्लिश में दे दे, जिसके बेसिस पर मैं ये पॉइंट्स याद रख सकूँ। सो वो बनाकर दे देगा तुम्हें। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ यू कैन यूज चैट जीपीटी। ठीक है, उसकी हेल्प से भी यू कैन जनरेट निमोनिक्स, वो अच्छे बता सकता है कई बार। फिर उसके बाद पॉलिटी का भी केस देख लो। पॉलिटी में भी यू कैन यूज सच निमोनिक्स। जैसे अब पार्लियामेंट रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, या क्वेश्चन क्या वो पूछ रहा है पार्लियामेंट में क्या हमें रिफॉर्म्स की जरूरत है। ऑलराइट, तो ये मैंने निमोनिक बनाकर रख लिया, पार्लियामेंट वुमेन। अब इसको मैं वहां पर डायरेक्टली यूज कर लूंगा, पॉइंट जनरेट करने हैं। अब मैं ये सारे पॉइंट्स ना भी लिखूं तो भी मैं हाई प्रायोरिटी इसमें से ढूंढ लूंगा कि हाँ मुझे ये 5-6 पॉइंट्स तो लिखने ही लिखने हैं। तो क्या होगा, मेरा वहां पर ये नहीं सोच रहा मैं कि वहां पर पॉइंट्स क्या बनाऊं यार, क्या क्या रिफॉर्म्स की जरूरत होती है, क्या दिक्कत चल रही है पार्लियामेंट में, मेरे पास ऑलरेडी पॉइंट्स हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि उन पॉइंट्स में से किसको हाई प्रायोरिटी दूं और कौन से 4 पॉइंट सीधा लिखूं। तो वहां पर सोचने का जो टाइम है ना तुम्हारा, वो बिल्कुल कम हो जाएगा। यही तुम्हें करना है, वरना 20 क्वेश्चन लिखते लिखते यूल हैव टू थिंक अ लॉट। सोचते सोचते हम लोग थक जाते हैं। ठीक है, सो इसीलिए उस चीज को कम करना है एंड उसके साथ हमें लिखना ज्यादा है, लिखना है, प्रैक्टिस करनी है। इसके लिए यू कैन यूज दीज निमोनिक्स। अब जैसे पार्लियामेंट में रिफॉर्म से कोई भी क्वेश्चन आया, क्या रिफॉर्म्स की जरूरत है कि पीएम होने चाहिए क्वेश्चन आर में, 0 आर में, जैसे ब्रिटेन में होता है। फिर क्रिमिनलाइजेशन को चेक करो, रोस्टर सिस्टम अडॉप्ट करो, लेजिस्लेटिव इम्पैक्ट असेसमेंट की जरूरत है हमें। फिर यहाँ पर एग्जाम्पल देकर बताओ क्यों जरूरत है। ठीक है, प्री एंड पोस्ट लेजिस्लेटिव इम्पैक्ट असेसमेंट की जरूरत है ताकि क्वालिटी लेजिस्लेशन बन सके। वरना क्या होगा, वरना प्रोटेस्ट होंगे। कैसे, जैसे फार्म लॉज के बाद हुए, ठीक है, सीएए के बाद हुए। ऑलराइट, फिर इंक्रीज द टेन्योर ऑफ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज, एंटी डिफेक्शन एंड विप को रिव्यू करवाओ। फिर ऑपोजिशन के लिए ऑपोजिशन डेज लेकर आ जाओ, एनफोर्सेबल कोड ऑफ कंडक्ट लाओ, न्यू एंट्रेंट्स अपॉर्चुनिटीज दो उनको। फिर फास्ट ट्रैक ट्रिब्यूनल्स बनाओ क्रिमिनल्स के लिए, और वुमेन रिजर्वेशन लेकर जाओ। अब इन पॉइंट्स के साथ एग्जाम्पल भी दिए जा सकते हैं और ब्रैकेट में तुम ये भी डाल दो कि कौन सी कमेटी ने बोला है। अब मान लो मैंने इसमें लिख दिया कि ये बोला है वाइस प्रेसिडेंट 15 पॉइंट रिफॉर्म चार्टर में। ठीक है, मान लो मैंने ये लिख दिया वहां पर कि ये 5 वाइस प्रेसिडेंट 15 पॉइंट रिफॉर्म चार्टर हैज मेंशन्ड इट। फिर इधर लिख दिया कि दिस हैज बीन मेंशन्ड बाय सरकार, या दिस हैज बीन मेंशन्ड बाय एनसीआरडब्ल्यूसी, सेकंड एआरसी ने ये बोला है। तो ऐसे पॉइंट्स भी लिख दिया आगे और उसका सब्सटैंशिएशन, जस्टिफिकेशन भी दे दिया कि दिस इज नॉट जस्ट मेरली अवर आइडियाज बट गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, जो ऑफिशियल रिपोर्ट्स हैं उन्होंने भी इसे बैक किया है। ठीक है, तो हमारे पॉइंट को एक हेफ मिल गई। ऑलराइट, तो ऐसे प्रिपेयर प्रिपेयर करके रख लो, जो इंपॉर्टेंट थीम्स हैं उन पे अच्छे से अभी से ही निमोनिक्स बनाकर रख लो। और फिर इस चीज को जब प्रैक्टिस करोगे ना, मॉक टेस्ट में लिख कर देखना कितनी हेल्प मिलती है। अब जैसे एमएसपी का इशू हो गया, उसके तो ऐसे ही तुम पॉइंट्स याद कर सकते हो, पीडीएस हो गया, या फिर सोसाइटी में ग्लोबलाइजेशन वाला टॉपिक हो गया। ठीक है,
वुमेन पे इम्पैक्ट हो गया। इसके तुम ऑलरेडी बनाकर रख लो। अब अर्बन फ्लडिंग या फिर अर्बनाइजेशन एंड इट्स चैलेंजेस, ठीक है, GS1 का ये सिलेबस है ना, अर्बनाइजेशन एंड इट्स चैलेंजेस, सोसाइटी वाले का पार्ट का ये है टॉपिक। अब इसके तुम सीधा जो भी चैलेंजेस हैं उसका बनाकर रख लो, मैंने उसके लिए ये बनाया हुआ था, ठीक है। तो ये बनाकर रख लो और डायरेक्टली वहां पर जाकर इसको यूज करो। अब ये सोच लो क्या क्या चैलेंजेस होते हैं। अर्बन डिजास्टर्स होते हैं, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट की दिक्कत आती है, ठीक है, फिर क्राइम्स होते हैं। ऑलराइट, तो ऐसे जो जो भी चीजें हैं उसके बेसिस पर आई विल राइट दिस डाउन। इसके साथ मेरे को कुछ डेटा चाहिए होगा वो मैं लिख लूंगा, कोई रिपोर्ट होगी वो लिख लूंगा। तो मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 7 चैलेंजेस मुझे याद है। अब कोई मुझे सोते उठाकर भी पूछेगा ना कि अर्बनाइजेशन के चैलेंजेस बताओ, क्यों सिटीज में फ्रीक्वेंटली इतनी दिक्कतें आती है, तो मैं सीधा चैलेंजेस बता दूंगा, ठीक है। ऐसी होनी चाहिए मेल्स की प्रिपरेशन। ऑलराइट, जहां तुमसे कोई भी पॉइंट्स पूछे तुम एकदम से फटाक से आंसर दे पाओ। अब इंटरव्यू के टाइम भी तुम्हें थोड़ा ध्यान से ये चीज याद रखनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि वहां इंटरव्यू में भी एकदम से हम सारे पॉइंट्स नहीं बोल सकते। जो भी वो पूछ रहे हैं हर किसी का आंसर इमीडिएटली नहीं दे पाते। उसी के लिए बोलते हैं कि पहले प्रैक्टिस करो और खुद कुछ पॉइंट जनरेट कर कर रखना। तो यहाँ भी हम वही सेम चीज कर रहे हैं, ठीक है। अंडरस्टूड, समझ गए निमोनिक्स वाला पार्ट। तो ऐसे ही इनको बना लो। अब इतने ज्यादा मत बनाना कि निमोनिक को याद रखने के लिए तुम्हें निमोनिक्स बनाने पड़े। अब वैसे भी मत बनाने बैठ जाना, ठीक है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स हैं जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली आ रही हैं उन्हें आइडेंटिफाई करो। जो पॉइंट्स तुम्हें लग रहा है इस बार आ सकता है, इसका निमोनिक के थ्रू तुम अच्छा आंसर लिख सकते हो, तो प्लीज प्लीज उसको जरूर बना लेना, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा निमोनिक वाला पार्ट। इसके बाद लेट अस सी हमारा डायग्राम्स वाला पार्ट, ठीक है। चलो अब समझते हैं कि डायग्राम्स कैसे यूज करने हैं। तो डायग्राम से सबसे पहले क्या फायदा होता है, एक तो हमारे विजुअल अपील मिलती है, दूसरा क्या है वो हमारा टाइम बचाता है। अब बहुत बार ऐसा होगा कि जब तुम्हारे पास 10 मिनट बचे होंगे, हो सकता है, और दो 10 मार्कर करने हैं, ठीक है, तो फिर तुम वहां पर ऐसा हब एंड स्पोक मॉडल ऐसे बनाकर अपने पॉइंट्स लिख सकते हो, ठीक है। उसके अलावा जो भी हमारे मैप्स वगैरह होते हैं वो बनाने बहुत जरूरी होते हैं। अब कुछ क्वेश्चन में मुझे अगर आंसर पूरा नहीं आता तो वहां ऐसे आधे पेज में तुम बढ़िया से डायग्राम या मैप बना सकते हो, ठीक है। अब जैसे 2024 के पेपर में क्या पूछा उसने, अरोरा बोरियालिस, ठीक है, अरोरा पूछा उसने। अब उसको तुम कैसे बनाओगे, अब दोनों पार्ट तुम्हें समझाने हैं, नॉर्थ वाला भी साउथ वाला भी, तो उसके लिए यू कैन डायरेक्टली मेक द डायग्राम जिसमें ऑस्ट्रेलिस बोरियालिस समझा रहे हो अलग अलग डायग्राम बनाकर, ठीक है। तो एक डायग्राम क्या करता है, हमारा प्लेस होल्डर का भी काम कर सकता है वहां पर। ऑलराइट, बाकी टाइम तुम्हारा बचेगा डायग्राम्स बनाने से और वैल्यू एडिशन होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन गेट अप टू +10। ये तो +10 तो इन जनरल बोल रहे हैं क्योंकि मान लो तुम 10 क्वेश्चन में 10 डायग्राम बनाओगे तो 1 मार्क्स मिल सकता है, कहने की बात नहीं है बट ऐसा हो भी सकता है अगर तुम्हारे वहां अच्छे क्वालिटी डायग्राम्स है, ठीक है। अब मान लो GS3 में तुमने नक्सलिज्म पे डायग्राम बना दिया, साथ में रेड कॉरिडोर इंडिया का मैप बनाकर दिखा दिया, तो क्यों नहीं देगा एग्जामिनर, मार्क्स देगा। अगर उसने क्वेश्चन पूछा जैसे 2022 में उसने पूछा था कि वैक्सीनेशन कैसे चलती है, क्या प्रिंसिपल है, अब वैक्सीनेशन का तुमने एक स्टेप बाय स्टेप डायग्राम बनाकर दिखा दिया कि हाँ यहाँ से जीन लेकर आते हैं, ये वायरस होता है, उसके बेसिस पर ऐसे ऐसे होता है, लैब में ग्रो करते हैं। तो वो जो तुम प्रोसेस दिखा रहे हो डायग्राम के थ्रू भी दिखा सकते हो ना, बाद में लिख भी दो, ठीक है। तो ये क्या करता है, तुम्हारे आंसर को थोड़ा डिफरेंशिएट करता है बाकी सबके आंसर से। ये जरूरी हो जाता है क्योंकि दिस एग्जाम इज अबाउट रिलेटिव परफॉर्मेंस। बट डायग्राम बनाते हुए ये ध्यान में रखना कि हमारे डायग्राम्स यूजफुल होने चाहिए और हमारे डायग्राम्स लेबल्ड होने चाहिए। जो भी डायग्राम बना रहे हो कोशिश करना उसको बॉक्स में डाल दो और उसके नीचे ऐसे लिख देना फिगर, और जो भी उसमें बताया है वो जरूर लिख देना। और इररेलेवेंट डायग्राम मत बनाना, इररेलेवेंट यूजलेस डायग्राम बनाकर आओगे तो वो नेगेटिव मार्किंग भी कर सकते हैं। ऑलराइट, तो स्मार्टली वहां डायग्राम यूज करना। अब अलग अलग टाइप्स के क्या डायग्राम्स हैं, कौन से 4 5 टाइप्स के डायग्राम्स हैं वो देखते हैं, और आई विल ऑल्सो शो यू कि टॉपर्स ने इन्हें कैसे यूज किया है डायग्राम्स को।
ठीक है, अंडरस्टूड। अब सबसे पहला आता है हमारा वेरियस टाइप्स। टाइप वन होता है हमारे स्पेसिफिक डायग्राम्स। स्पेसिफिक डायग्राम्स कौन कौन से होते हैं? जो हमारे बिल्कुल स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बेसिस पर बनते हैं। ऑलराइट, मान लो आर्ट एंड कल्चर है, उसमें कोई क्वेश्चन आया स्तूपा पर या बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर पर, तो ऐसा डायग्राम, एग्जैक्ट डायग्राम ये बना कर आओ वहां पर। ठीक है, वहां ये डायग्राम बनाना ही बनाना है, देयर इज नो अदर वे आउट। फिर मान लो अशोकन पिलर या पिलर आर्किटेक्चर की बात हो रही है, तो ये बनाओ, हु इज स्टॉपिंग यू? कौन रोक रहे हैं वहां पर? ऐसे डायग्राम बनाओ, फिगर बॉक्स करो और नीचे लिखो फिगर। ठीक है, अब ये ऐसे डायग्राम्स कहाँ बनाने चाहिए? ऐसे डायग्राम्स आर्ट एंड कल्चर में भर भर कर बनते हैं, साइंस एंड टेक में बनेंगे, ज्योग्राफी में बनेंगे ऐसे डायग्राम। जैसे क्वेश्चन आया क्या, क्लाउड बर्स्ट पर। ठीक है, मैकेनिज्म एंड अकरेंस ऑफ क्लाउड बर्स्ट। अब ये पुराना क्वेश्चन है और 2024 में भी उसने पूछा था। ठीक है, फिर उसने पूछा एग्जाम्पल देकर बता दो। तो जब मैकेनिज्म एंड अकरेंस पूछ रहा है, अब तुम्हारे पास 150 वर्ड के लिए वहां कुछ लिखने के लिए है भी नहीं, तो ऐसा डायग्राम बनाकर दिखाओ ना वहां पर। इसकी हेल्प से मैकेनिज्म समझाओ कि हाँ, यहाँ से बादल उठते हैं, ठीक है, फिर ऊपर जाते हैं, कंडेंसेशन होनी स्टार्ट हो जाती है, मॉइस्चर एक्यूमुलेट होता जाता है और उनकी कैपेसिटी फुल हो जाती है और तब फिर सडन लोकलाइज डाउनपोर होता है। ऑलराइट, तो ऐसे डायग्राम्स वहां बनाकर दिखाओ ना ज्योग्राफी में। वोल्केनो की, अर्थक्वेक की बात हो रही है तो प्लेट टेक्टोनिक्स बनाओ वहां। ठीक है, फिर अर्थक्वेक की बात हो रही है तो बनाकर दिखाओ, वोल्केनो की बात है तो बताओ फिशर वोल्केनो क्या है, अलग अलग वोल्केनो के टाइप्स क्या है। ठीक है, तो ये हमारे लिए करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ऐसे डायग्राम वहां बनाने ही पड़ेंगे तुम्हें। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, ये साइंस एंड टेक में ऐसे डायग्राम्स बन सकते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड वैक्सीन डेवलपमेंट? कैसे वैक्सीन काम करती है? तो ये डायग्राम मैंने वहां पर बनाया था पेपर में एग्जैक्टली। ठीक है, ऐसा डायग्राम टॉपर्स ने भी बनाया है। तुम AIR 1 आदित्य श्रीवास्तव की कॉपीज तुम्हें दिखाई थी ना, जो टॉपर कॉपी वीडियो थी, उसमें देखा था ना, उन्होंने भी साइंस एंड टेक में ऐसे डायग्राम्स बनाए हुए थे। सो इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स इन साइंस एंड टेक, ये डायग्राम्स बहुत बहुत जरूरी है, इन्हें बनाकर आना। राइट, अब जैसे बता दिया कि हाँ कोविड कैसे होता है, स्पाइक प्रोटीन होता है कोविड वायरस में, उसका जो हमारा प्रोटीन है उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं, इन्फ्यूज हुआ, ठीक है, फिर क्या हुआ, एंटीबॉडीज डेवलप हो गई, अब जब भी आएगा तो हमारी इम्यूनिटी बन गई। तो इस प्रोसेस को मैंने डायग्राम के थ्रू भी दिखाया और फिर बाद में एक्सप्लेन कर कर भी बताया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या था, अब ये भी क्वेश्चन आया था, लायन एंड बुल फिगर्स की क्या सिग्निफिकेंस है इंडियन माइथोलॉजी में, आर्ट में और आर्किटेक्चर में? तो तुम वहां टेम्पल आर्किटेक्चर का डायग्राम, तुमने नितिन सिंघानिया पढ़ी, तुमने टेम्पल आर्किटेक्चर का डायग्राम देखकर छोड़ दिया, बट उसको आंसर में बनाकर तो आओ। बनाए जाएंगे ऐसे डायग्राम्स, बहुत जरूरी होते हैं ये। ठीक है, अब ये बुल फिगर होती है, हमें पता है नंदी बुल होती थी शिव जी की। ऑलराइट, तो वो वाहन है, वाहन है इसीलिए उसकी सिग्निफिकेंस है, और वो हर टेम्पल में हमें दिखती है, तो बता दो कि ऐसा ये टेम्पल है और यहाँ हमें देखने को मिलती है। ठीक है, क्योंकि ये 15 मार्कर है, इसमें कितनी चीजें लिखोगे। फिर ऐसा मैंने वहां पर एक पिलर का भी बना दिया था कि जो पिलर्स है उस पर भी बुल फिगर या लायन फिगर होती थी। लायन कैपिटल सारनाथ था ना, तो बस यही मैंने वहां पर किया और सिमिलर बिल्कुल ऐसा नीचे वो बना दिया और यहाँ हाथी की जगह मेरा क्या आ गया, लायन आ गया ऊपर। बन गया डायग्राम। ये भी बनाया था, ये भी बनाया था। ठीक है, तो ऐसे स्पेसिफिक डायग्राम जरूर अपने आंसर्स में बनाकर आना, बहुत जरूरी होते हैं ये। अंडरस्टूड? ये आर्ट एंड कल्चर, साइंस टेक, ज्योग्राफी में तो बनते ही बनते हैं। ठीक है, अब ये टॉपर कॉपी देख लेते हैं। अब ये देखो, उन्होंने क्या किया, डायरेक्टली स्तूपा का आया था, स्तूपा पर, आई थिंक ये A1 शुभम कुमार की कॉपी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, तो स्तूपा का क्वेश्चन क्या था, एडवेंट ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन द डेवलपमेंट ऑफ आर्किटेक्चर इन एंशिएंट इंडिया। तो डायरेक्टली बुद्धिज्म एंड जैनिज्म की बात हो रही थी और उसको लिंक करना था आर्किटेक्चर से। तो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर की जब भी बात होती है तो स्तूपा की बात तो होगी ही होगी। तो देखो वही बॉक्स किया, नीचे लिख दिया फिगर और डायग्राम बनाकर दिखा दिया। फिर इसके अलावा जब केव आर्किटेक्चर की बात हो रही थी,
क्यों? बुद्धिज्म जैनिज्म में केव आर्किटेक्चर भी आएगा, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने यहाँ पर ये भी बनाकर दिखाया केव आर्किटेक्चर में। ठीक है, अंडरस्टूड। तो ऐसे डायग्राम्स वहां जरूर बनाकर आना अपने। फिर उसके बाद क्या आता है हमारे हमारे आते हैं मैप्स। अब मैप्स यूजुअली कहाँ कहाँ बनते हैं? मैप्स हमारे ज्योग्राफी में बनेंगे ही बनेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री में हम बना सकते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी में 100% मैप्स बनेंगे। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर में भी कहीं स्कोप मिलता है तो यू कैन ऐड। अब मान लो कोई क्वेश्चन आया एंशियंट या आर्ट एंड कल्चर का कि ककात्या डायनेस्टी के बारे में बताओ, तो वहां ऐसा मैप बना दो और लिख दो कि हाँ ककात्या डायनेस्टी इस जगह पर थी। ठीक है, फिर आईआर में बनाएंगे और डिजास्टर मैनेजमेंट में बनाएंगे ये मैप्स। अब GS1 ज्योग्राफी के वर्ल्ड हिस्ट्री के ये मैप्स अभी से प्रैक्टिस करने शुरू कर दो। एक ये इंडिया का मैप और एक वर्ल्ड मैप। ये मैप तुम्हें बनाना है 30 सेकेंड से भी कम में, इसीलिए अभी से इसको प्रैक्टिस करके रख लो। अब जैसे वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज था, ठीक है, ये जो टॉपर थी ना हमारी विशाखा यादव, उनकी एक आंसर कॉपी है GS1 की, वहीं से मैंने ये लिया था, उन्होंने भी ऐसा ही बनाया हुआ था। ठीक है, उसी में ही मैंने कुछ चेंजेस किए थे। तो कोल एंड नेचुरल गैस, मान लो कोल एंड ऑयल के हमारे रिसोर्सेज दिखाने हैं मैप पर, कोई क्वेश्चन आ गया तो ये पूरा मैप बनाकर दिखा दो। तुम्हें जरूरी नहीं है कि तुम ये सारी चीजें सारी एरियाज मेंशन करोगे, मैंने अपने याद करने के लिए नोट्स में बनाया हुआ था, बट इसमें से इंपॉर्टेंट तो मेंशन करके आ सकते हो ना। ठीक है, तो ये करना बहुत जरूरी होता है, वहां पर ऐसे मैप्स बनाने होते हैं। अब अगर यूपीएससी पूछ रहा है कि अर्थक्वेक किधर किधर आएगा तो मैप पे बनाकर दिखा दो। ठीक है, क्वेश्चन आया अगर हमारा मिड अटलांटिक रिज पर तो बनाओ, यहाँ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पे क्वेश्चन आया तो रिंग ऑफ फायर यहाँ बनाकर दिखाओ कैसे है रिंग ऑफ फायर। तो ये मैप्स बहुत बहुत ज्यादा जरूरी हैं हमारे लिए ज्योग्राफी में। फिर डिजास्टर मैनेजमेंट में तुम्हें बोला था कोई भी डिजास्टर पे क्वेश्चन आए तो उसका मैप बनता है। अब ये तो है इंडिया का ओवरऑल वल्नरेबिलिटी मैप, सॉरी, वल्नरेबिलिटी मैप है ये। तो इसके साथ मेरा ये लेजेंड भी आ गया कौन सी चीज क्या डिपिक्ट कर रही है। ठीक है, तो ऐसे मैप बनाओ, अर्थक्वेक के लिए बनाकर आओ, अर्थक्वेक के सारे सीस्मिक जोन्स तुम्हें पता होने चाहिए। डिजास्टर मैनेजमेंट की वीडियो जाकर देखो, वहां भी मैंने तुम्हें अलग अलग टाइप के मैप्स दिखाए थे। तो उन मैप्स को अपना ऐड ऑन कर लो नोट्स में ही और उन्हें प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा। अब अर्बन फ्लड पे मान लो क्वेश्चन आया था इस बार 2024 में भी, तो बोला था मैप बना देना और एरियाज लिख दो कि हाँ यहाँ दिल्ली में आता है, हर साल आता है, तो बाद लिख दो 2024 में आया। फिर यहाँ मान लो मुंबई, यहाँ हमारा कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, जो भी है एरियाज वो सब मेंशन कर दो मैप के ऊपर ही। ठीक है, तो ऐसे मैप उसमें बनेंगे ही बनेंगे। फिर अब आता है इंटरनल सिक्योरिटी। वीडियो में तुम्हें ऑलरेडी इंटरनल सिक्योरिटी की भी बताया था। देखो, नक्सलिज्म पे क्वेश्चन है कि इट इज अ सोशो इकोनॉमिक थ्रेट, इमर्जिंग इश्यूज एंड मल्टीलेयर स्ट्रेटजी। वो स्ट्रेटजी पूछता है, स्ट्रेटजी का निमोनिक तुम्हें पता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें मैप क्या बनाना है? जब भी नक्सलिज्म का क्वेश्चन दिखे, कितने भी मार्क का हो, वहां तुम्हारा ये डायग्राम दिख जाना चाहिए मैप वाला। हाँ, ये मैप बनाना बहुत जरूरी है जिसमें तुम बता रहे हो कि रेड कॉरिडोर क्या है, कौन सी हमारी रेड कॉरिडोर की इंपॉर्टेंट स्टेट्स है, कौन सी ऐसी जगहें हैं जहां पर आज भी नक्सलिज्म फैला हुआ है। ऑलराइट, सो दिस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डिपिक्ट इट। ठीक है, सो यू आर नॉट जस्ट राइटिंग डाउन द थिंग्स, यू आर ऑल्सो डिपिक्टिंग देम वाया डायग्राम। इट ब्रेक्स द मोनोटोनस पेपर जो हमारा खाली लिखते जाने से होता है। सो मान लो इफ एन एग्जामिनर इज रीडिंग, let's say he is evaluating 20 copies in a day and he notices one such diagram in only one copy, 19 कॉपीज में नहीं था, बस एक कॉपी में था, तो अल्टीमेटली वो बायस आएगा या नहीं आएगा? तुम खुद सोच कर देखो, अगर तुम भी एग्जामिनर होगे, ठीक है, तुम्हारे सामने ये सेम क्वेश्चन है, 19 स्टूडेंट्स ने नहीं बनाया, एक ने बनाया, तो क्या तुम उसे +5, सॉरी +0.5 या +1 नहीं दोगे? बिल्कुल दोगे। ठीक है, ह्यूमन टेंडेंसी है ये। प्लस ये प्रेजेंटेशन भी इम्प्रूव करता है और अच्छी डिपिक्शन भी हो रही है इससे। ठीक है, तो ऐसे डायग्राम्स बहुत रिलेवेंट होते हैं जिन्हें हमें बनाना ही चाहिए। इनफैक्ट GS1 GS3 इनमें तो भर भर के डायग्राम्स बनते हैं। अंडरस्टूड? ये सेकेंड टाइप हो गई हमारी मैप्स वाली। अब इनको टॉपर्स ने कैसे यूज किया है? दीज अगेन आई हैव टेकन फ्रॉम टॉपर्स कॉपी।
ठीक है? सो दिस इज़ आई थिंक शुभम कुमार या श्रुति शर्मा की कॉपी से ही है। आई एम सॉरी आई डू नॉट रिमेंबर द नेम, किसकी कॉपी से लिया था मैंने ये। तो अब क्वेश्चन क्या था? चाइनाज़ एग्रेसिवनेस इन रीसेंट टाइम्स, क्या चैलेंजेस है इंडिया के लिए बट अपॉर्च्युनिटी क्या है? तो जब भी चैलेंजेस की बात करी तो उन्होंने क्या दिखा दिया? लैंड एंड मैरीटाइम चैलेंजेस। अब यहाँ बता दिया कि हाँ, यहाँ सीपीईसी से हमारी सॉवरेनिटी थ्रेटन कर रहा है, लिख भी दिया वहां पर। ठीक है, फिर यहाँ पे बाउंड्री डिस्प्यूट चल रहा है एलएसी वाला, यहाँ डोकलाम हो गया। फिर बाकी जगह पर क्या क्या कर रहा है? नाउ क्वेश्चन में क्या था? नॉट ओनली चैलेंजेस इंडिया बट अपॉर्चुनिटीज टू स्ट्रेंथन इटसेल्फ इंटरनेशनली एंड डोमेस्टिकली। तो जो इंटरनेशनल चैलेंजेस थे उन्होंने वो भी मेंशन कर दिखा दिए। फिर यहाँ इंडियन ओशन रीजन में स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बनाकर दिखा देना चाहिए था, जो इन्होंने मिस किया। ठीक है, बट अगेन ऐसा डायग्राम आईआर में बनाया जा सकता है। फिर ये क्या था? कंसोलिडेशन ऑफ क्वाड। क्वाड पे क्वेश्चन था, क्वाड का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या क्या उसके फायदे होंगे। तो उन्होंने क्या किया? क्वाड लिखा और बनाकर दिखा दिया। इधर कौन कौन सी क्वाड की कंट्रीज हैं? ठीक है, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, सारी डिपिक्ट कर कर दिखा दी क्वाड पॉलिटिक्स। तो ऐसे डायग्राम बनाए जा सकते हैं आईआर में भी। बाकी तो मैं दिखा दी हैं, ज्योग्राफी में, डीएम में और इंटरनल सिक्योरिटी में तो बनेंगे ही बनेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री में, आर्ट एंड कल्चर में कैसे बना सकते हो? ठीक है, अब ये आर्ट एंड कल्चर भी बता दिया। मॉडर्न हिस्ट्री पे मान लो कोई क्वेश्चन आया तुम्हारे पास कि पीजेंट मूवमेंट्स बताओ इंडिया में कब कब हुई, कौन कौन सी उसकी सिग्निफिकेंस थी, क्या उसके इम्पैक्ट हुए। तो पीजेंट मूवमेंट्स की बात हो रही है तो तुम दिखा दो, रीजन बता दो, हाँ यहाँ पे पीजेंट मूवमेंट हुई, इधर हुई, इधर हुई, इधर हुई, जहां जहां पर भी हुई, उनका रीजन मार्क कर लो और ईयर लिख कर दिखा दो। या ट्राइबल की हुई, ठीक है, तो वो सारे यहाँ पर डिपिक्ट कर कर दिखा सकते हैं। ऑलराइट, इसीलिए ये मैप्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के लिए भी। अब 1857 पे कोई क्वेश्चन आया तो बता दो कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट थे। ठीक है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिवोल्ट, कौन कौन से सेंटर और कहाँ कहाँ पे उनका कौन से लीडर थे, तो ये मैप के थ्रू डिपिक्ट किया जा सकता है। ऑलराइट, सो थोड़ा इनोवेट करने की सोचो, कोशिश करो, मेहनत करो। टॉपर कॉपीज देखोगे तो तुम्हें वहां से इतने सारे मिल जाएंगे, तुम्हें और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस उन्हें अपने नोट्स में डालो और ज्यादा से ज्यादा यूज करने की कोशिश करो आप। ठीक है, फिर आता है हमारा टाइप थ्री। टाइप थ्री क्या है? ग्राफ्स। अब ये जो ग्राफ्स हैं, ये यूजुअली हम कहाँ यूज करते हैं? ये हम यूज करेंगे इकोनॉमी में, पॉलिटी में, सोशल जस्टिस, एग्रीकल्चर में। पॉलिटी में भी ऐसे ग्राफ्स बनाए जा सकते हैं, डायग्राम्स बनाए जा सकते हैं। एंड इकोनॉमी, एग्रीकल्चर में तो बहुत अच्छा यूज हो सकता है इनका। अब जैसे ये क्वेश्चन आया था 2021 में कि डू यू एग्री दैट इंडियन इकोनॉमी हैज रिसेंटली एक्सपीरियंस्ड वी शेप्ड रिकवरी। तो क्या लगता है, वी शेप रिकवरी हुई या नहीं हुई? तो बताकर दिखा दो। ये क्या है? वी शेप ही तो दिख रही है। ऑलराइट, तो बता दो कि पहले हमारी जीडीपी ग्रोथ इतनी थी, कोविड 19 आ गया तो नेगेटिव में चले गए, फिर वापस से ग्रो कर गई। सिंपल सी चीज। ठीक है, तो ऐसे ग्राफ बनाओ और वहां पर ग्राफ के थ्रू डिपिक्ट करो, बताओ इसको। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। ऑलराइट, फिर अब मान लो ये क्या था? पॉलिटी में, पॉलिटी में कैसे बनाए जा सकते हैं? पॉलिटी में कोई भी क्वेश्चन आया जिसमें क्रिमिनलाइजेशन की बात हो रही है, पार्लियामेंट की फंक्शनिंग पे बात हो रही है, तो बता दो कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स इतना चल रहा है। पहले 16 लोकसभा में 34 थे, अब 17 लोकसभा में 43% एमपीज विद क्रिमिनल केसेस हो गए। ठीक है, पहले हमारा जो बिल रेफर किए जाते थे पीएससीज को या पीएससीज को, इतने थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट लोकसभा में इतने हो गए और उसके बाद इतने कम हो गए। तो यहाँ पर लिख कर दिखा दो 15th लोकसभा, 16th लोकसभा, 17th लोकसभा, नंबर ऑफ बिल्स रेफर्ड। ठीक है, इस चीज को भी डायग्राम के थ्रू हम डिपिक्ट कर सकते हैं। फिर एग्रीकल्चर में फूड सब्सिडी, पीडीएस, एमएसपी की बात हुई तो वहां तुम्हें कभी भी दिखाना है कि इंडिया पे फूड सब्सिडी बिल बढ़ता जा रहा है। कंसर्न यही था एमएसपी के साथ, लीगलाइज क्यों नहीं कर पा रहे एमएसपी को हम? तो डिपिक्ट करके दिखा दो ना, ऑलरेडी 2 लाख करोड़ पहुंच चुका है फूड सब्सिडी बिल। ठीक है, तो इन ग्राफ्स को भी
ऐड ऑन करो, इनकॉर्पोरेट करो अपने आंसर्स में। अंडरस्टूड? अब ये दिव्या मिश्रा की कॉपी थी, ठीक है। अब सोशल जस्टिस का क्वेश्चन था इनका, ये गवर्नेंस का था। इंप्रूविंग गवर्नेंस इज की टू इंश्योरिंग इक्विटेबल ग्रोथ, inequality in India is due to lopsided developmental policies since independence। ठीक है, तो वो इनइक्वालिटी की बात हो रही है इसमें। तो उन्होंने क्या किया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के थ्रू दिखा दिया, समझा दिया। ऑलराइट, सीधा ग्राफ बना दिया कि पहले 1950s के टाइम एचडीआई इतना था, अब इतना है। तो 26% डिक्रीज है एचडीआई की और इनइक्वालिटी की। ठीक है, फिर वाटर रिसोर्सेज, ये अगेन पहले भी तुम्हें दिखाया हुआ है। वाटर रिसोर्सेज हैव विटनेस रैपिड डिप्लीशन, एक्सप्लेन एंड डिस्कस इम्प्लीकेशंस। ये शुभम AIR 1 की है, ठीक है, हमारे शुभम कुमार की। तो उन्होंने क्या किया, वाटर रिसोर्सेज की बात हो रही थी, तो वाटर अवेलेबिलिटी पर कैपिटा दिखा दी कि 1947 में इतनी थी, 2020 में इतनी है और 2050 में एक्सपेक्टेड है कि इतनी हो जाएगी। डायरेक्टली ग्राफ के थ्रू बनाकर दिखा दी इंट्रोडक्शन के बाद ही। अब इसमें एक गलती ये की है कि इंट्रोडक्शन इधर लिख दी और एकदम से ही साथ में बना दी, तो ये थोड़ा हौच पौच हो रहा है। तो क्या करना चाहिए था, पहले पूरी इंट्रोडक्शन यहाँ लिख देनी चाहिए थी, उसके बाद यहाँ डायग्राम बनाया जा सकता था। फिर जो ये पॉइंट था, ये हमारा डायग्राम के साथ ऐसे हो जाता। ठीक है, तो वहां नीटली बनाकर आना, अच्छे से लेबल कर आना इसको। उसके बाद कुछ जनरल हमारे स्पेसिफिक डायग्राम्स आ जाते हैं, 4 टाइप जो होते हैं हमारे, हम पूरे जीएस में यूज कर सकते हैं। जैसे कि हब एंड स्पोक, हब एंड स्पोक ऐसे वाले होते हैं, ठीक है। फिर कुछ पाई चार्ट्स, पाई डायग्राम्स ऐसे हम बना सकते हैं, ठीक है। या फिर ये इंटरसेक्शन वाला जो होता है वो हम बनाकर दिखा सकते हैं। अब ये कैसे कैसे यूज होंगे, अब मान लो क्वेश्चन आया माइक्रो इरिगेशन पर, ठीक है। तो माइक्रो इरिगेशन एक छोटा सा उसका सब पार्ट था, बट अगेन तुम उस पर चीज बताना चाहते हो, दिखाना चाहते हो कि उसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो 10 मार्क का क्वेश्चन है, तुम्हें पता है तुम्हारे पास पेज भी नहीं है, ठीक है, बाकी सब पार्ट्स भी हमारे लिखने हैं सारे। तो एक इंट्रोडक्शन लिखो, उसके बाद ये छोटा सा डायग्राम बना दो वहां पर, माइक्रो इरिगेशन के बेनिफिट्स क्या है हब एंड स्पोक फॉर्मेट में, ठीक है। उसके बाद फिर जो अगली सब पार्ट है उस पर चले जाओ। तो ताकि हमें जो ये डायग्राम के थ्रू वैल्यू एडिशन दिखाना है, सब पार्ट को उसके एड्रेस करना है, स्टेटमेंट को एड्रेस करना है, ठीक है। अब कई बार इतनी बड़ी स्टेटमेंट लिखी होती है, उस स्टेटमेंट को हम एड्रेस ठीक से नहीं कर पाते, तो उस केसेस में इमीडिएटली इंट्रोडक्शन के बाद एक छोटा सा डायग्राम देकर हब एंड स्पोक टाइप हम वहां एड्रेस कर सकते हैं। अब जैसे माइक्रो इरिगेशन के बेनिफिट सिखाने थे, तो बता दिया उससे क्या हो रहा है, 40% वाटर सेविंग हो रही है, इनकम बढ़ रही है, यील्ड बढ़ रही है, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, जो भी बेनिफिट्स हैं वो ऐसे दिखा दिए। फिर एग्रीकल्चर में एक ये वाला बनता है, इनपुट वाला और आउटपुट वाला, कि स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। वी हैव ऑलरेडी सीन दिस डायग्राम, इधर से आलू डाला और इधर से सोना निकला, ठीक है। तो स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फूड प्रोसेसिंग बताना था। तो बता दो कि इनिशियली क्या होता है, हमारे पास जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी लो कॉस्ट होती है, लो शेल्फ लाइफ होता है, ऑलराइट। और जब उनको हम प्रोसेस कर देते हैं तो फार्मर की इनकम बढ़ती है, उनकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ती है और वो हाई कॉस्ट पर बेच सकते हैं। जैसे मिल्क से योगर्ट बना सकते हैं, चीज बना सकते हैं, पोटैटो से चिप्स लेस बना सकते हैं, फिर फ्रूट से जैम, कैंडीज एक्सेट्रा बनाई जा सकती है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही अच्छे तरीके से ऐसे डायग्राम्स बनाकर रख लो। वही सिमिलर थीम्स बार-बार पूछी जाती हैं, उन्हीं के अच्छे से डायग्राम्स प्रैक्टिस कर रख लो। कुछ भी नहीं है, बस एक बार की मेहनत है। एक बार की तुम्हारी मेहनत हो गई ना, तो उसके बाद बस रिविज़न ही रिविज़न है। रिविज़न है और उसको इम्प्लीमेंट कर देखना है कहाँ पर, मॉक टेस्ट में जब तुम प्रैक्टिस कर रहे होगे बस। बट एक बार की ये मेहनत है, वो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। फिर कुछ पाई डायग्राम्स। अब ये था, क्वेश्चन आया 2022 के मेंस में, GS3 में, कि डू यू थिंक इंडिया विल मीट 50% ऑफ एनर्जी नीड्स फ्रॉम रिन्यूएबल। अब सबको पता था कि ये तो जुमला है, मुश्किल है मिलना, तो उसने वो क्वेश्चन पूछ लिया था कि असली में मिल भी सकती है या नहीं। सो जस्टिफाई योर आंसर, हाउ विल अ शिफ्ट फ्रॉम सब्सिडीज फ्रॉम फॉसिल टू रिन्यूएबल्स हेल्प अस अचीव द अबव ऑब्जेक्टिव। तो अब इसका आंसर देने के लिए तुम्हें पता तो होना चाहिए कि अभी हमारा रिन्यूएबल का शेयर कितना है, ठीक है। तो तुम ये डायग्राम बताकर दिखा सकते हो कि अभी इंडिया का प्रेजेंट जो एनर्जी मिक्स है,
वो ऐसा है। 99% कॉपीज में ये डायग्राम बना ही नहीं होगा। आई कैन गारंटी यू दैट। ठीक है, 99%। 15,000 10,000 भी मगर मान लो बच्चों ने दिया है, तो मुश्किल से 1,000 लोगों ने ये डायग्राम बनाया होगा। 1,000 क्या, उससे भी कम। 100 बच्चों ने। मुझे भी सी सैट प्रैक्टिस करना पड़ेगा फिर से। ठीक है, तो दिस यू हैव टू डू, एंड ऐसे डायग्राम्स वहां पर जरूर जरूर बना देना। फिर उसके बाद क्या आता है, दिस आई हैव आल्सो टेकन, एक टॉपर्स के डायग्राम वाले नोट्स की पीडीएफ है। ठीक है, उनका नाम है महक जैन। सो टेलीग्राम पर अपने चैनल पर ही उन्होंने अपनी पीडीएफ दी हुई है डायग्राम्स वाली। यू कैन ऑल्सो गो थ्रू दैट पीडीएफ, और जो डायग्राम्स अच्छे लग रहे हैं इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, उन्हें जरूर इनकॉर्पोरेट कर लेना। ठीक है, तो जैसे वुमेन का क्वेश्चन था ये, ठीक है, इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन ऑफ वुमेन की बात हो रही थी, तो उससे रिलेटेड हमने डायग्राम बनाकर दिखा दिया क्या हो रहा है। पार्टिसिपेशन में गैप है, एडवांसमेंट में गैप है, रिन्यूमरेशन में गैप है, इसीलिए इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन है वुमेन के अगेंस्ट। ऑलराइट, तो तीनों चीजें उन्होंने दिखा दी, क्या गैप है, और उसके बीच में बना दिया। अब ऐसे डायग्राम्स यू हैव टू प्रैक्टिस इट, ये पहले से प्रैक्टिस करके रखने पड़ते हैं डायग्राम। हाँ, इमीडिएटली तुम जाकर सोचोगे ना कि मैं रॉकेट साइंस है ये, मेरे लिए तो बहुत इजी है ये, मैं वहां जाकर बना लूंगा, हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तभी जाकर वहां बना पाओगे। ऐसे डायग्राम बना लोगे तुम, ये मुश्किल नहीं है। मुश्किल आएगी ऐसे डायग्राम्स में, इसमें मुश्किल आएगी, इसमें मुश्किल आएगी। ये सब पहले से ही सोच कर प्रैक्टिस कर कर रख लो। पीवाईक्यू बेस्ड थीम निकालो, जो इंपॉर्टेंट थीम्स हैं उनके डायग्राम्स बनाकर रख लो। ठीक है, देख लो टॉपर्स ने कैसे यूज किया। ये दिव्या मिश्रा की कॉपी थी एथिक्स की, जो मैं तुम्हें 100 बार कम से कम बोल चुका हूँ, बट फिर भी तुम लोग एथिक्स की कॉपी उनकी देख नहीं रहे। ठीक है, प्लीज प्लीज जाओ और उनकी एथिक्स की कॉपी देखो। अब उसमें उन्होंने क्या किया, स्टेक होल्डर्स दिखाने थे। कोई भी बंदा आज तक स्टेक होल्डर्स ऐसे नहीं दिखाता था। सब क्या करते थे, सब टेबल बना देते थे या हब एंड स्पोक बना देते थे। सो दिव्या मिश्रा ने कुछ नया इनोवेटिव चीज करी। उन्होंने सबका स्टेक होल्डर्स का रिलेटिव स्टेक दिखा दिया। कैसे, पाई चार्ट के थ्रू। लोकल कम्युनिटी का इतना स्टेक है, एनजीओ का इतना, गवर्नमेंट का इतना, और सोसाइटी का इतना। ठीक है, फिर ये बेसिक अपना हब एंड स्पोक वाला आ गया, वैसा डायग्राम बनाया जा सकता है। अब लास्ट टाइप और फिफ्थ टाइप ऑफ डायग्राम क्या है हमारा, फ्लो चार्ट्स, फ्लो डायग्राम्स, ऐसे वाले, जिसे हम बोलते हैं वर्चुअस साइकिल या फिर विशियस साइकिल्स। तो ऐसे डायग्राम्स बहुत अच्छे बनते हैं हमारे जीएस 3 में, इकोनॉमी में बन सकते हैं। ठीक है, सोशल जस्टिस में बहुत अच्छे ऐसे डायग्राम्स बन सकते हैं। फिर पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस में भी बनाए जा सकते हैं। और सोशल जस्टिस में जैसे पॉवर्टी, हंगर आता है। ठीक है, अभी 2024 में तो उसने खुद ही पूछ लिया था कि इसकी जो विशियस साइकिल है वो हम कैसे ब्रेक करेंगे। तो विशियस साइकिल का तुम डायग्राम बताकर दिखाओगे तभी तो ब्रेक करोगे। ठीक है, तो एग्जामिनर को बताओ कि हाँ ये विशियस साइकिल है, यहाँ पे हम वार करेंगे और इस साइकिल को तोड़ देंगे। तो पहले साइकिल बनाकर तो दिखाओ, फर्स्ट मेक द साइकिल, शो द एग्जामिनर यू नो व्हाट विशियस साइकिल इज। सो हाउ कैन वी यूज इट, सबसे पहले सी, दिस आई हैव आल्सो टेकन फ्रॉम टॉपर्स डायग्राम्स। तो डेजर्टिफिकेशन से क्या हुआ, डेजर्टिफिकेशन से कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कम हुई, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, रिडक्शन इन स्पीशीज लीडिंग टू बायोडाइवर्सिटी लॉस, रिड्यूसिंग सॉइल कंजर्वेशन, which is again leading to desertification। ठीक है, तो ये एक विशेष साइकिल बन गई, डिजर्टिफिकेशन की, क्लाइमेट चेंज और बायोडाइवर्सिटी लॉस की। तो क्वेश्चन के कीवर्ड पढ़ो। अब मान लो मैं क्वेश्चन गेस करने की कोशिश करूं, तो क्वेश्चन यही होगा, कुछ डिजर्टिफिकेशन, क्लाइमेट चेंज और बायोडाइवर्सिटी से लिंक्ड क्वेश्चन होगा। तो कैसे उसको स्मार्टली तीनों कीवर्ड्स को उन्होंने यहाँ यूज किया और एक विशेष साइकिल का डायग्राम बना दिया। अब ये जब तुम ऐसे प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो जब भी तुम कोई क्वेश्चन देखोगे तुम सोचोगे हाँ यार इस क्वेश्चन में ये डायग्राम बनाया जा सकता है, तो तुम अपने आप वहां ये डायग्राम बना कर आओगे। ठीक है, फिर पॉवर्टी ट्रैप, पॉवर्टी का पता है हमें क्या है, पॉवर्टी की वजह से लो हेल्थ एजुकेशन, लो ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट और लो प्रोडक्टिविटी, विच इज अगेन लीडिंग टू पॉवर्टी। फिर उसी वजह से लो सेविंग्स, लो इन्वेस्टमेंट, लो इकोनॉमिक ग्रोथ, विच इज अगेन लीडिंग टू पॉवर्टी। Very simple diagram, very effective diagram, and yet people do not make it. I do not know why
सो प्लीज प्लीज अभी से इन डायग्राम्स को प्रैक्टिस कर लो, थीम वाइज आइडेंटिफाई करो और अपने नोट्स में ऐड ऑन करो। और जब भी वो नोट्स पढ़ो ताकि तुम्हें पता रहे कि हाँ इस पे मुझे ये डायग्राम बनाना ही बनाना है। फिर मान लो क्वेश्चन आया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर से क्या फायदा होगा, उसके फायदे गिनवा दो हम। अब उससे तुम ये वर्चुअस साइकिल बनाकर दिखा दो। ठीक है, उससे हमारी क्या बन रही है, वर्चुअस साइकिल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ, मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑफ इन इकोनॉमी, डिमांड सप्लाई इंक्रीज, कंजम्पशन इंक्रीज, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज। ठीक है, फिर क्राउडिंग इन जिससे हमारी ग्रोथ हुई, एम्प्लॉयमेंट बढ़ी, फिर अल्टीमेटली क्या हो रहा है, और एक्सपेंडिचर हो रहा है। तो ये वर्चुअस साइकिल बनाकर दिखा दी। अब ये वर्चुअस विशेष साइकिल वाले बहुत सारे डायग्राम बन सकते हैं, स्पेसिफिकली GS3 में, इकोनॉमी में और सोशल जस्टिस में। तो इनको भी इनकॉर्पोरेट करो, अपने आंसर्स में ऐड ऑन करो, और टॉपर्स कॉपी रेफर कर लो, वहां से मिल जाएंगे। वरना इसके अलावा आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। ठीक है, अब देखते हैं टॉपर्स ने कैसे यूज किया। देखो जैसे ये था नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन पे, क्या उसके बेनिफिट्स होंगे। तो उससे क्या है, एसेट क्रिएशन हो रहा है, मोनेटाइजेशन ऑफ एसेट्स NMP के थ्रू, कैपिटल अनलॉक्ड और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट गति शक्ति। सिंपल। फिर दिस इज फ्रॉम शुभम कुमार, AIR1। अब क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्या था, वेरियस फॉर्म्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इन इंडिया, कैसे उसको एड्रेस कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक नया डायग्राम बना दिया, लाइफ साइकिल। क्या दिखाई उसने, क्या दिखाई उन्होंने, एक लाइफ साइकिल दिखाई उन्होंने। ठीक है, कैसे लाइफ साइकिल दिखाई कि बिफोर बर्थ क्या हो रहा है, इन्फैटिसाइड नहीं हो रहा, फीटिसाइड हो रहा है। ये गलत लिख दिया। ठीक है, फिर इन्फेंट होने पर इन्फेंटिसाइड हो रहा है। ठीक है, फिर हंगर प्रॉब्लम्स हैं, चाइल्डहुड में क्या है, सेक्सुअल वायलेंस, प्यूबर्टी के टाइम पे क्या क्या है वो बता दिया, मैरिड वुमेन को इश्यूज हैं, फिर ओल्ड एज पर। तो पूरा हमारा लाइफ साइकिल दिखाती वुमेन की, क्या उनके वूम से लेकर टूम तक। पता है ना ये, वूम यानी कि पेट में जब होती है, टूम यानी कि जब मरते हैं। तो वूम से लेकर टूम तक वुमेन के साथ क्या क्या इश्यूज हैं, पूरी लाइफ साइकिल उनकी एक डायग्राम के थ्रू बनाकर दिखा दी। ठीक है, अब 10 मार्क का क्वेश्चन आए, तुम्हारे पास टाइम भी नहीं है, प्रेजेंटेशन भी इंप्रूव करना चाहते हो, तो ऐसे डायग्राम बिल्कुल बना कर आओ। बहुत अच्छा डायग्राम है ये, बहुत अच्छा डायग्राम बनाया है उन्होंने। ठीक है, सो प्लीज प्लीज इनकॉर्पोरेट देम। अब तुम्हें बताए कैसे इसको यूज करना है, बाकी कुछ टॉपिक कॉपीज रेफर कर लेना, वहां से तुम्हें मिल जाएंगी। बाकी जो टॉपर्स अपने नोट्स शेयर करते हैं टेलीग्राम पर अपने चैनल्स पर, वहां से भी तुम डायग्राम्स ले सकते हो। ये जैसे कि मैंने बोला है कि महक जैन की ऑलरेडी एक डायग्राम्स वाली कंपाइलेशन है। ठीक है, उसे रेफर कर लेना, उसे यूज कर लेना। बाकी खुद कुछ इनोवेट करो, निमोनिक्स में अपना दिमाग लगाओ, डायग्राम्स भी प्रैक्टिस करके रख लो। ठीक है, इसमें थोड़ा अच्छे से दिमाग लगाओ, इसका बहुत बेनिफिट है। अभी ज्यादा लोग इसकी पोटेंशियल समझ नहीं पा रहे हैं, बट इसकी बहुत बहुत अच्छी पोटेंशियल है। ठीक है, तो इनको ज्यादा से ज्यादा यूज करो, और जो भी मॉक टेस्ट दे रहे हो, PYQ की स्ट्रक्चरिंग कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, उसमें इन चीजों को इनकॉर्पोरेट करो। फिर देखो कि तुम कैसे अच्छे आंसर्स लिख पाओगे, ऑटोमेटिकली तुम्हारा स्कोर इंप्रूव होगा, तुम अपने आप ही पॉइंट्स जनरेट कर पाओगे। ठीक है, होंगे पॉइंट जनरेट, समझो, होंगे ही होंगे। ठीक है, सो अपना डर खत्म करो, थोड़ा सा इनोवेशन पे ध्यान दो, एंड इन चीजों पर फोकस करो। एंड अगर आपने अभी पहले ऑलरेडी मेंस दिया हुआ है, ठीक है, इफ यू आर वेटिंग फॉर योर रिजल्ट, या पहले मेंस दिया है, या पहले पूरी प्रिपरेशन हो चुकी है एक बार, तो फेब तक अभी थोड़ा मेन सेंट्रिक ही पढ़ना, पूरा प्रीलिम्स पर शिफ्ट मत करना। फेब के बाद मार्च से प्री सेंट्रिक पर जाना। ठीक है, तब तक ये सारी चीजें नोट्स में ऐड ऑन कर कर रख लो, ताकि बाद में हमें सिर्फ रिवाइज करनी पड़े। तो अभी टाइम है, इनर्शिया तोड़ दो, थोड़ी सी मेहनत है, एक बार की मेहनत है, इस मेहनत को करो, बाद में सिर्फ रिविजन करना होता है। ठीक है, एक बार की जो मेहनत है उसे अच्छे से कर लो। ठीक है, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, समझ में आया कि कैसे निमोनिक्स यूज करने हैं, कैसे हमें डायग्राम्स यूज करने हैं अपने स्कोर्स इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड हमारा चैनल पे, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ठीक है,
हमारी जो भी वीडियोज़ आएँगी, यू विल बी एबल टू सी इट हमारे चैनल पर। इसके अलावा वी हैव अ टेलीग्राम चैनल टू, यूपीएससी ब्लूप्रिंट बाय अनअकैडमी। उसे भी प्लीज़ फॉलो इट, सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल टू। ऑल द बेस्ट एंड हैव अ ग्रेट डे।